नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बात करेंगे कांग्रेसियों की और कांग्रेसियों के अजीब अजीब से व्यवहार की और सामने खड़ी हुई सफलता को नज़रअंदाज करके रोने गाने में समय व्यर्थ करने की। हाल ही में एक नेताजी के घर पे एक लंच था, तो एक पत्रकार लंच में जाता है तो खाना खाने नहीं जाता है। पत्रकार वहाँ ये जानने जाता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कांग्रेसी थे तो वहाँ पे एक सियापा चल रहा था, मतलब पूरी कांग्रेस सियापा मोड में। सियापा क्या? सियापा ये कि यार अब तो ये तो कुछ कर नहीं रहा है, लीडरशिप कुछ कर नहीं रही है, अब कैसे होगा, मोदी जी ने 400 बोल दिया है, वगैरह वगैरह। और ये जयराम रमेश जैसे लोग, ये प्लास्टिक का नेतृत्व, इनको कुछ पता ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, गांधी परिवार पता नहीं कब सुधरेगा, कब जागेगा, वगैरह वगैरह। दरअसल क्या है कि कांग्रेसियों की समस्या ये है कि जब घर में कांच का गिलास गिर जाता है तो सब एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक बोलेगा कि तुम ठीक से उठा नहीं सकते थे, दूसरा बोलेगा तुम ठीक से रख नहीं सकते थे। तो एक सामान्य प्रवृत्ति है भारत के लोगों की कि जब कुछ 19-20 हो तो हम लोग दूसरे का दोष खोजने लगते हैं और उससे अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, भाई मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ, बगल वाले ने किया है। ये हम हर जगह देखते हैं, घर में, दफ्तर में। जैसे ही दफ्तर में आप किसी आदमी को बोलोगे भैया ये तुमने क्या कर दिया, अरे आप ही मांग लेते हैं, ये होता है। तो कांग्रेसियों को इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो खंबा नोच रहे हैं। खंबा क्या? गांधी परिवार। कुछ लोग कह रहे राहुल गांधी को जाने की क्या जरूरत थी इस समय यात्रा पे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन कांग्रेसी मित्रों, आप ये जो कुछ भी कह रहे हो, इसका आधार क्या है? इसका आधार वो सूचनाएं हैं जिन सूचनाओं को आप रोज़मर्रा में खारिज करते हो, सोशल मीडिया पे लिखते हो ये तो गोदी मीडिया है, ये तो प्रचार ब्रिगेड है, ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और उसी प्रोपेगेंडा से प्रभावित भी हो जाते हो। और अब आपको लगने लगा है कि 370 बोल दिया मोदी जी ने, और उधर से गोदी बोडिया बोल रहा है 300 तो आ ही जाएंगे, 300 कोई ले नहीं रहा है, और आप उसको लेकर आपस में एक दूसरे को दोष देने लगे। अब चूंकि जो सामने खड़ा हुआ उसको दोष दे नहीं सकते, तो एक सांसद दूसरे को दोष नहीं देगा तो दोनों कानाफूसी करेंगे। राहुल गांधी, उसकी गलती है। सोनिया जी ने अगर ये नहीं किया होता, अगर मगर। लेकिन भैया इन सारे लोगों को अलग करो, पॉलिटिक्स में हो, थोड़ा अपने सूचना के स्रोत भी दुरुस्त रखो और जानकारियां भी सही रखो। मुझसे अगर आप पूछोगे तो इस वक्त सबसे ज़्यादा घबराया हुआ भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कोई अगर लीडर है तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी बचाने से ज़्यादा नाक बचाने का सवाल खड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो अभी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी तस्वीर देता हूं और उससे आपको आइडिया लगेगा कि भैया कैसे 250 सीटें कैसे लाएंगे मोदी जी। ये एक बड़ा सवाल है और मैं आपको बताऊं कि ये 250 सीटें कैसे लाएंगे और कितना मुश्किल होगा लाना, उससे पहले आप मोदी जी के, चलिए ठीक है आप गणित में मत जाइए, आप मत घुसिए, नहीं निकालिए जानकारियां, लेकिन मोदी जी की अपनी दशा तो देखिए। आदमी हार के डर से बोराया हुआ है और आपको लग रहा है जीतेगा क्योंकि वो हार के डर से बोराया हुआ है और उस बच्चे की तरह है जो कहता है मुझे डर नहीं लगता, आंसू आ रहे हैं डर के मारे, डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। बार बार मैं 400 लाऊंगा, मैं 370 लाऊंगा। अरे भैया कहाँ से लाएंगे? और ये 370 आप 400 ले आएंगे, आप जो कह रहे हैं, और आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप दर दर ठोकरें क्यों खा रहे हैं? वो कौन सा काम है जो मोदी जी घबराहट में नहीं कर रहे हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए था वो भी कर रहे हैं? नरसिंह राव को भारत रत्न दे दिया आपने। अभी तक आप चिल्लाते आ रहे थे 70 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन भारत में अमेरिकी एजेंडा लाने वाले नरसिंह राव को इसलिए आप भारत रत्न दे रहे हैं ताकि वहाँ जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो भारत को पूंजीवाद के शिकंजे में डालने वाले को सम्मानित करने के लिए आपको थोड़ा बख्श दें, आप पे हमले ना करें। आप मनमोहन सिंह को भी इसीलिए तारीफ़ करते हैं क्योंकि आपको मालूम है वो आर्थिक नीतियां लाए थे जिन आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने का आपको जिम्मा मिला है। नरसिंह राव को भारत रत्न,
क्या मिलेगा सिवाय इसके कि आप आंध्र प्रदेश के एक सेगमेंट को खुश कर लोगे और जो पूंजीवाद समर्थक शक्तियां हैं उनको खुश कर लोगे। लेकिन नरसिंह राव के रास्ते पे क्या आप चल सकते हो? क्या नरसिंह राव की तरह किसी एक ऐसे विद्वान को, आर्थिक विद्वान को वित्त मंत्री बना सकते हो? आपने तो आर्थिक विद्वानों को हटा के बीए पास आदमी को आरबीआई का गवर्नर बना दिया। लेकिन ये आपकी सिर्फ प्रतीकात्मकता, इसी प्रतीकात्मकता का नतीजा है स्वामीनाथन को भारत रत्न देना। स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी ने जो सिफारिशें की थी वो सिफारिशें हिंदुस्तान के किसान का पूरा अर्थशास्त्र बदलने वाली थी, भारत में कृषि को शोषण से बाहर निकालने वाली थी। आपने हर प्रकार का दमन किया, 150 से ज़्यादा किसान मारे गए और वो किसान इसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे थे और आप किसान के शोषण वाले 3 कानून ले आए थे जो स्वामीनाथन कमीशन के एकदम खिलाफ थे। आप एमएसपी खत्म कर रहे थे। स्वामीनाथन कमीशन कहता है कि किसान की जो लागत है उसकी 1.5 गुनी एमएसपी होनी चाहिए और किसान की लागत का स्वामीनाथन कमीशन ने जो कैलकुलेशन दिया है उस कैलकुलेशन में सिर्फ खाद और बीज नहीं है। किसान जो अपना खलिहान खर्च करता है, अपना समय खर्च करता है, अपनी मजदूरी करता है, उसके परिवार के लोग जो मजदूरी करते हैं, वो सारी लागतें जोड़ने के बाद 50% का मुनाफा होना चाहिए। ये स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश थी। मोदी जी ने मानी क्या? नहीं, उसकी मांग करने वालों को कुचला, उन पे अत्याचार किया। यानी जिस विचार के आप खिलाफ खड़े हुए थे, जिस स्वामीनाथन कमीशन को आप नष्ट कर देना चाहते थे, उस स्वामीनाथन कमीशन को के जो मुखिया थे स्वामीनाथन साहब, उनको आप भारत रत्न दे रहे हो। प्रतीकात्मकता। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, जाति जनगणना नहीं कराऊंगा, प्रतीकात्मक। और उसी तरह से एक प्रतीकात्मकता चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न देने की है, उनको भारत रत्न का ऐलान करने की है। कोशिश हो रही है जाटों को मना लें। जब वो राकेश टिकैत आंसू आंसू रो रहा था, उसी इलाके से आता था ना जहाँ के चौधरी चरण सिंह थे। लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहा है, आप उससे पूछ नहीं रहे हैं। गन्ना किसानों को भुगतान तक नहीं होता है उनकी फसल का। आपने कुछ किया? योगी जी को बुलाया, योगी जी को कोई चिट्ठी लिखी? 10 साल हो गए हैं आपको, आपने कोई एक ऐसा काम किया? तो आप जिन किसानों के खिलाफ थे, जिन किसानों की उपज को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देना चाहते थे, जिन किसानों को एमएसपी का भुगतान करने देना नहीं चाहते थे, एमएसपी खत्म करके मंडी के बाहर भी माल बेचने का नियम लेकर आए थे, माल की अनलिमिटेड होर्डिंग करने का भी नियम लेकर आए थे, वो किसान कानून 3 काले कानून लेकर आए थे। वो आदमी चौधरी चरण सिंह को केवल भारत रत्न देकर पाप धो लेना चाहता है। तो ये क्यों कर रहे हैं? मतलब थूक के चाटना हुआ ना। आप जिसके ये मैं सारी बातें डेस्परेशन बताने के लिए कर रहा हूं। एक डर होता है आदमी के अंदर का, कुछ नहीं भैया, पंडित जी को ही पथरा दिखा दो, नहीं मिलेगी, शादी होगी कि नहीं होगी करके लड़का जाके दरगाह पे बांध आता है धागा, फिर मंदिर में भी जा कहीं ताला लगा आता है, कुछ ना कुछ करता है ना। तो ये वही हालत है। कांग्रेसियों को पता नहीं कहां से जीतते हुए देख रहे हैं, कि इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो गोदी मीडिया देख के गोदी मीडिया के एजेंडा से प्रभावित हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। डेस्परेशन देखिए ना। मुजफ्फरनगर के किसान लगातार विरोध कर रहे थे, लाठीचार्ज किया किसानों को। आपने उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जीप से कुचल दिया आपके लोगों ने। आपका गृह मंत्री, उसके लड़के ने कुचला, उसके बाद भी आपसे गृह मंत्री पे एक्शन नहीं लिया गया। और जिस अजीत सिंह के बेटे को आप लेकर आ रहे हैं, उसका अपना क्या प्रभाव है, उसका अपना क्या असर है? अगर आप जानना चाहें तो जयंत चौधरी के बारे में इतना जान लीजिए कि इस चुनाव में जयंत चौधरी के वोट अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं और कम हो जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन का हब रहा है। और यही अमित शाह, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने वहां किसानों को समझाया था कि मुजफ्फरनगर के दंगे के बच्चों को छुड़ाना है। अजीत सिंह को तो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, अजीत सिंह को हरा दो। ऑडियो वायरल हुआ था और अजीत सिंह हारे थे।
और अब जो मुजफ्फरनगर का किसान दंगों में लड़ा था, किसान आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। और उस सेक्युलर और मिलजुल कर रहने वाले समाज का आदमी अगर बीजेपी के साथ आता है तो अजित सिंह के जाट वोटों के लालच में आप बुला रहे हैं, लेकिन मुसलमान वोट तो छिटकेगा ही पूरा, जाट वोट भी आधा अलग हो जाएगा। लेकिन मोदी जी को सिर्फ ये दिखाना, देखो मैंने वेस्टर्न यूपी में एक तोड़ लिया, उनको भी पता है कि उनकी 250 की सीटें पूरी होने का गणित बन नहीं रहा है। आप उसको छोड़ दीजिए। नीतीश किसी तरह से लालू यादव के पूरे प्रभाव में जाति जनगणना का ऐलान किया। ऐलान करने के बाद मोदी जी जिस जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, 2 जातियां बता रहे थे, वो मोदी जी अब अपनी जाति बताने लगे हैं और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं, जाति जनगणना नहीं दे रहे हैं। ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, प्रतीकात्मकता बरतेंगे। मैंने एडवांस में ही आपको बता दिया था। इससे पता चलता है कि किस तरह से घबराई हुई है बीजेपी। आपको पता चलता हो नहीं चलता हो, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी हर तरफ से डेस्परेशन में है। एआईएडीएमके जयललिता के निधन के बाद क्या वजूद है? उस एआईएडीएमके ने लात मार दी थी इनके गठबंधन के प्रस्ताव को, जिसका कुछ भी नहीं है वहां पे। उस एआईएडीएमके को मनाने पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू, जिसको आपने जेल में डाल दिया था, अब उसके साथ गठबंधन की बातचीत कर रहे हैं। ये सब 0-0 सीट लाने वाले लोग हैं। जयंत चौधरी अगर ये अखिलेश यादव के साथ बने रहते तो शायद हेमा मालिनी वाली सीट उनको मिल जाती। 1-2 सीटों के और भी चांसेस थे, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि जयंत चौधरी के आने से जो भी गणित, जो भी वहाँ रहता है, आप एक संकेत तो प्रतीक तो दे सकते हो, लेकिन आप जीत पाओगे ये मुश्किल है। क्योंकि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने भी गठबंधन में कहा, भैया ठीक है सीट तुमको दे रहा हूँ, कैंडिडेट मेरी पसंद का रख लो, क्योंकि तुम्हारे कैंडिडेट जो तुम लाओगे वो हार जाएंगे। ऐसे में जब कर्पूरी ठाकुर को दे रहे हो, विष्णु को कुछ नहीं दे रहे हो, जाटों को सताया है, तड़पाया है, गाड़ियों के नीचे कुचला है, उनके साथ गठबंधन करने भाग रहे हो, तो वो कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी। वो कौन सी वजह है? और उस सारी वजहों के बीच में आप अगर देखें तो मोदी जी कहाँ खड़े हैं? मोदी जी एक ऐसी स्थिति में खड़े हुए हैं जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हालत में है। अब आप कहेंगे देखो इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा आया, इतना बड़ा सब कुछ आया, और आप कह रहे हो वल्नरेबल है। तो मैंने आपको बताया था राम मंदिर का मुद्दा हफ्ते भर बाद क्या होने वाला है, अभी 2 महीना बचा हुआ है। उस मुद्दे के आने के बाद क्या गेन करने वाले हैं मोदी जी, सिवाय इसके कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने मंदिर चला दिया, ये लोग कहेंगे। लेकिन मंदिर के कारण क्या कोई एक वोट बैंक, जो मंदिर समर्थक हैं, जो मंदिर के इस पूरे कार्यक्रम से प्रभावित हैं, उनमें से एक आदमी पिछले चुनाव में भी मोदी जी को वोट देता था। मोदी जी ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी इस बार सीटें बढ़ाने का तो सोचिए ही मत। कहाँ से बढ़ाएंगे सीटें बताइए? कर्नाटक में सीटें मैं आपको बता चुका हूँ कितनी थी, तेलंगाना में कम हो जाएंगी, कर्नाटक में भी 2-4, 1-2 तो कम होंगी। कहाँ से लाओगे? हर जगह फुल दोनों हाथ भरे हुए हैं। केरल से सीटें लाओगे? नहीं ला सकते। उड़ीसा से नहीं बढ़ सकती, तमिलनाडु से नहीं बढ़ सकती, नॉर्थ ईस्ट से कितनी बढ़ा लोगे? एक भी नहीं। बंगाल में पहले से खराब हालत है। बिहार में पिछली बार नीतीश और बीजेपी ने मिलाकर जो सीटें हासिल की थी, इस पलटी मार नैरेटिव के बाद में वो सीटें निश्चित तौर पे कम होंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में लालू यादव की कोई वजूद नहीं था और आज लालू यादव सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। तो हर तरफ से सीटें कम होने की बात हो रही है, और ऐसे में 250 सीटें बचा ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अब आप कहेंगे कांग्रेस तो निष्ठुर बैठी हुई है, निष्क्रिय, और बीजेपी लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ कर रही है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कमज़ोर कर देगी। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। राहुल गांधी निकले हुए हैं न्याय यात्रा पे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने नाम दिया है। कर्नाटक चुनाव याद कीजिए, बीजेपी में मोदी जी का एक भाषण आया था। इन्होंने मुझे 91 बार गालियां दी।
यानी मोदी जी ने अपनी इमेज को दांव पर लगाया था। बीजेपी के दिमाग में ये था कि मेरी अपनी इज्जत इतनी, इस गठबंधन को छोड़ दीजिए, नेताओं को तोड़ने वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। तो आप देखिए हल्द्वानी में क्या हो रहा है। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि देश के मुसलमानों सावधान रहना। जानबूझकर वहाँ पर ऐसी तोड़फोड़ की गई जिसका विरोध हो, विरोध के बाद में बुलडोजर चलाया गया, पुलिस पत्थर फेंक रही है और ये बहुत सारी बातें हो रही हैं। इससे पहले उसी उत्तराखंड में यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किया गया और ये सब इसलिए हो रहा है कि मुसलमान रिएक्ट करे, और मुसलमान जब रिएक्ट करे तो वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे देश भर के हिंदुओं को इस्तेमाल करने के काम आए। ऐसा भी आदमी डेस्परेशन में करता है। जिसको 400 सीटों की आश्वस्ति हो ना, वो ये सब नहीं करता, वो राजा की तरह घूमता है। यहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे मसले, और याद कीजिए कि ये सब मसले क्या बीजेपी को कुछ राहत देने वाले हैं? आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी लगातार कुछ ना कुछ कर रही है, कांग्रेस तो कुछ कर नहीं रही है। उसके पास गोदी मीडिया है, उसके पास सोशल मीडिया है, मोदी जी हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो सत्ता वाली पार्टी और विपक्षी पार्टी के संसाधनों में अंतर होता है, पहली चीज़। दूसरा, कर्नाटक चुनाव से एक संदेश आया था कि अब वो पहले वाली बात नहीं रही, जैसे बीजेपी वालों ने ज़बरदस्ती कर करके हिंदुस्तान में जो भी मोदी बोलता था उससे मोदी जी कहलवाना शुरू कर दिया। सारा मीडिया सब मोदी जी कहने लग गए। इससे पहले हमेशा हर प्रधानमंत्री को फर्स्ट नेम से बुलाया जाता था, सरनेम अगर है तो मोदी, और अखबार में किसी का भी नाम लिखा जाता है तो उसके साथ में सरनेम के साथ कभी जी या श्री नहीं लगाया जाता। निकाल के देख लीजिए अखबार। गुप्ता ने बताया, शर्मा ने बताया। लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पहले अनोखे हैं और मोदी जी का आप आलोचना नहीं कर सकते, और इस कर करके पीछे कर करके जी करा लिया। इसलिए करा लिया क्योंकि आपने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की कि मोदी जी वो कोई हमला करेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी एक समय तक मोदी जी से बचती थी हमला करने पे। गुजरात चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने कह दिया था एक ऐसा नीच किस्म का आदमी, तो मणिशंकर अय्यर को बहुत सारे तमाम पदों से राहुल गांधी ने हटा दिया था। उनको लगा कि भैया अभी ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पंगा मत लो। लेकिन कर्नाटक चुनाव देखिए, वक्त बदलता है, कैसे बदलता है। मोदी जी खुद कह रहे थे कि मुझे 91 बार गालियां दी गई, 91 टाइम्स गिन के लाए थे, और बार बार मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान टाइप के नैरेटिव पे उस इलेक्शन में लड़े। क्या हुआ? हार गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर ये गलती की कि मोदी जी के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन अभी से मोदी जी पर अटैक करने का मतलब ये है कि एक काउंटर नैरेटिव ढूंढ लेगी बीजेपी। जैसे पिछली बार उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, तो मैं भी चौकीदार का नैरेटिव आ गया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है और सीधे मोदी पर अटैक होगा और हल्का फुल्का अटैक नहीं होगा। आप संसद में देखिए, गौरव गोगोई ने क्या, राजा का दरबार है, आते हैं तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं, महाराजा हैं, इस तरह का अटैक हुआ। क्योंकि सब जानते हैं कि मोदी वो अकेला राजा है जिस पे अटैक कर दिया तो उसके आसपास उसको बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जितने भी हैं वो उसके रक्षक बनने की स्थिति में ही नहीं है। वो चिल्ला चिल्लू लेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। मोदी कमज़ोर हुआ तो ये सब भगदड़ हो जाएगी, तो मोदी पे अटैक हो रहा है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा ये काय के पिछड़े हैं। इन्होंने तो खुद ही अपना नाम, अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में डलवा दिया। मुख्यमंत्री बने, अगड़े थे, अगड़े से इन्होंने अपना नाम पिछड़े वर्ग की सूची में डाल दिया। आप देखो, अब देखना, मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो,
आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो आप, कहां के गरीब? और अगर 2 ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया भैया, सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी मोड घांची नाम की एक जाति होती है, उससे आते हैं। घांची दोनों धर्मों में होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। लेकिन मोड घांची का मतलब है मोड यानी अगड़ा, अगड़ी जाति से आते हैं। तो इन्होंने पिछड़ा बनने के लिए अपने खुद का ही नाम पिछड़े वर्ग की सूची में डलवा दिया 2002 में, जिस साल दंगे हुए थे गुजरात में। तो जब इन्होंने अपना नाम डलवा दिया पिछड़ा वर्ग की सूची में, उसके बाद से कहना शुरू कर दिया मैं पिछड़ा हूं, दलित हूं, वगैरह वगैरह। तो अभी क्या हो रहा है, राहुल गांधी सीधे बोल रहा है कि ये नहीं है, ये पिछड़े वर्ग के झूठे पिछड़े हैं ये। ऐसा सीधा डायरेक्ट अटैक किसी ने कभी मोदी के ऊपर सोचा था? मैंने वीडियो बना दिया था कितना पहले मोदी जी के ऊपर। अब राहुल गांधी ने उस मसले को उठाया है कि भैया इनकी तनख्वाह तो 1,60,000 है और ये आदमी 2 से 3 करोड़ रुपए के सूट कैसे पहन लेता है, कपड़े कैसे पहन लेता है, बंटन कैसे लेता है, कहाँ से पैसे आते हैं? सवाल मैंने भी उठाया था और मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद ये बताया कि भैया हमको तो ये बताया गया है कि मोदी जी ने कभी कोई काम धंधा किया ही नहीं। वो तो प्रचारक थे लोगों के, आज इसके घर में बैठे हैं, उसके घर में बैठे हैं। उसके बाद जब वो राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो कमाई थी उनको उन्होंने लड़कियों के लिए दान कर दिया था, मतलब उनका सेविंग भी नहीं है। और प्रधानमंत्री के तौर पर भोजन वो अपने पैसे से करते हैं, ये बात तो वो आरटीआई के जवाब में बोल चुके हैं। तो उनका पैसा जाता कहाँ है? उनका पैसा तो कपड़ों में जाता नहीं है, फिर कपड़ों का खर्चा कहाँ से आता है? पता चला कि मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होकर लोगों से गिफ्ट में सूट लेते हैं। पहले तो शोभा नहीं देता है। देखिए, एक जो गिफ्ट मिलती है प्रधानमंत्री के तौर पर, वो गिफ्ट सरकार की धरोहर होती है। इमरान खान को याद कीजिए, इमरान खान ने अपनी जो गिफ्ट थे उन्हीं गिफ्ट को सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। जमा किया, उसको एक घड़ी पसंद आ गई, उसने सस्ते में खरीद लिया। इसी में इमरान खान पूरी तरह से लपेटे में आ गए थे। तोशखाना केस जो है वो यही है। तो मोदी जी तो खुलेआम 10 लाख रुपए का सूट उन्होंने गिफ्ट ले लिया था, जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ था। ओबामा को चाय बना के पिला रहे थे जिसको पहन के वो। तो आज राहुल गांधी ने ये सवाल उठा दिया। तो ये सवाल इस बात का है कि आप जब गिफ्ट, या तो आप गिफ्ट ले रहे हो तो ये भी गलत है। अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री को गिफ्ट में अच्छे अच्छे कपड़े दे रहा है तो ये अपने आप में वो उसके फैसलों को भी प्रभावित कर सकता है। हमारे अखबारों में जो रिपोर्टर और पत्रकार लोग गिफ्ट लेते हैं उनके लिए पॉलिसी होती है कि भैया टोकन वाला गिफ्ट लोगे, ये नहीं मोटे मोटे महंगे महंगे गिफ्ट आपने ले लिए, क्योंकि उसके बाद आप अपने पद से न्याय नहीं कर पाओगे। रिपोर्टर्स को छोटे मोटे गिफ्ट लेने की ही इजाजत होती है। भैया 10-10 लाख रुपए के सूट ले रहे हो आप। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का, फिर शाम को देखो दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का, तीसरा लंच के टाइम देखो उसको नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है, भाइयों बहनों पता नहीं लग रहा। तो ये तो बड़ा सवाल है। और अगर आप गिफ्ट नहीं ले रहे हो तो ये आ कहां से रहे हैं?
क्योंकि कमाई आपने की नहीं, ज़िंदगी में जोड़ा नहीं, जो जोड़ा था मुख्यमंत्री के तौर पे वो लड़कियों के कल्याण पे खर्च कर दिया, तनख्वाह आप लेते नहीं हो, और वो जो पैसा है उसमें खाना भी अपने पैसे से खाते हो। तो अगर 1/60 पूरा भी खर्च कर देते हो महीने का, तो इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े, आभूषण, लाखों की घड़ियाँ, लाखों के पेन कहाँ से लाते हो? अब ये जो अटैक है ना, ये अटैक राहुल गांधी कर रहा है, और इस अटैक को जब राहुल गांधी करेगा इसमें वजन होता है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप नोट कर लीजिए, मोदी जी पर इतने तगड़े अटैक होंगे कि पूरी बीजेपी, जितना भी उसने अपना प्रोग्राम आइटनरी बना के रखी होगी, जितना उसने शेड्यूल बना के रखा होगा, इतनी तारीख को यहाँ मजार तोड़ना है, इतनी तारीख को यहाँ पत्थर पड़वाने हैं, इतनी तारीख को ये बयान दे देना है, और जितना उसने सोच रखा हो कि नेहरू को गाली देंगे तो कांग्रेसी उधर उलझ जाएंगे, इंदिरा गांधी को गाली देंगे तो कांग्रेसी उधर उलझ जाएंगे, नरसिंह राव के बहाने हम कांग्रेस और सोनिया गांधी पर अटैक करते जाएंगे, जितना सोच रखा है आपने वो सारा का सारा धराशायी हो जाएगा। जिस दिन मोदी पे अटैक शुरू हो गए, बीजेपी काम धंधा छोड़कर मोदी को बचाने में जुटेगी। दिन में 10 अटैक होंगे, पर्सनल अटैक होंगे, और उन 10 में से आप 2 की सफाई दोगे, 8 लगेंगे। ये पुरानी स्ट्रेटजी बीजेपी की, कांग्रेस की के हाथ में आ गई है, और वो करने वाली है। और ये तय हो गया है कि अब मोदी जी पर अटैक करने से नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। कर्नाटक में फायदा हुआ। कौन ऐसा किसान होगा जो ये समझेगा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की आपने बात की? नहीं की। स्वामीनाथन कमेटी का आपने विरोध किया। एमएसपी देने के मामले में आप दाएं बाएं करते हो। एमएसपी आप खत्म कर रहे थे किसान कानून लाकर, विरोध करने वालों को आपने गाड़ी से चिपकवा दिया। और आप अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देते हो तो क्या इतने भर से किसान खुश हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह पे विवाद होगा निश्चित तौर पे, लोग चौधरी चरण सिंह के मामले में कुछ बातें कहेंगे कि भैया ये तो इंदिरा गांधी के समर्थन से ही सरकार चलाने पहुंच गए थे, जो भी होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें याद रख लीजिए। मोदी जी डेस्परेशन में हैं। आप पूरा चार्ट उठा लीजिए पिछले इलेक्शन का और बैठ जाइए, ये बता दीजिए किस जगह से एक नई सीट आने वाली है जो मोदी जी को पिछली बार नहीं मिली थी। फिर ये पता करिए कितनी सीटें जाने वाली हैं। मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, कहाँ कहाँ से जाने वाली हैं। तो 250 का टोटा है, और ये तब है जब आज की रफ्तार से चल रहे हैं। अगर मोदी जी के अडानी वाला मामला, करोड़ों के सूट वाला मामला, फर्जी जाति वाला जो आरोप लगा है, ये इस तरह के एक एक करके राजा महाराजा की तरह रहते हैं। बीजेपी के सांसद सिर्फ चमचागिरी और गुलामी करते हैं, बीजेपी के लोग चमचागिरी गुलामी करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, खाता ना वही जो मोदी बोले वो सही। कौन पिछड़ा इस बात पे वोट दे देगा कि आप तो अगले थे, आपने पिछड़ों की लिस्ट में अपना नाम डलवा लिया। जाति जनगणना करने को आप तैयार नहीं हो। जाति जनगणना के नाम पे आप कहते हो 2 ही जातियां हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से थोड़ी भला हो जाएगा। दलितों के घर पे जाके अगर आप खाना खा लोगे वहां पर बैठ के अयोध्या में, उससे दलितों की हालत थोड़ी अच्छी हो जाएगी, जाति उत्पीड़न थोड़ी खत्म हो जाएगा। आप तो आरक्षण के खिलाफ हो। ये सारी चीजें इकट्ठी होते 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 100 हमले मोदी जी के ऊपर जहां पर्सनल होंगे, चुनाव में बीजेपी के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नैरेटिव एक होगा, मोदी बुरा है या अच्छा। ये 2 बॉल खेलेंगे, 4 बॉल और डलेगी। तो ये बात मोदी जी भी समझते हैं, ये बात बीजेपी भी समझती है। इसीलिए वो एक ऐसा माहौल बनाने की चक्कर में है कि भैया 2-4 सीटें मिल जाएं, 6-8 सीटें मिल जाएं। क्योंकि 250 से नीचे गए ना भाई साहब, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए गठबंधन वाले तो छोड़िए, पार्टी के अंदर भी लोग तैयार नहीं होंगे। गडकरी जी जैसे लोगों को ले आओ, ये तो हमको ही ईडी भेज देते हैं। कितने बीजेपी के लीडर हैं, असंख्य लीडर हैं बीजेपी के, जिनके घर पे ईडी नहीं जाती है। कितने लीडर हैं अलग अलग पार्टियों के जो जिनके घर ईडी जाती थी, जाना आना बंद हो गया। छगन भुजबल की फाइल खो गई ईडी से। मैंने आपको बताया था कि 200 केसेस की फाइलें वो गुंडा फिरौती वसूलने वाले गिरोह के पास पड़ी हुई। ये सारे हमले जब होने शुरू होंगे ना, तो याद रखिए विपक्ष है वो, जिम्मेदारी आपकी थी, बहुत तगड़े घेरे जाए। तो ये बात समझ लीजिए कि ये जो गोदी मीडिया के प्रभाव में और उनके सर्वेस को लेकर कैलकुलेशन करने लगते हो, और लीडरशिप ने ये नहीं किया वो नहीं किया, इसकी जगह कांग्रेसियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो अपने ग्राउंड में काम करें।
अपने मतदाताओं से बात करें और अपने इलाके में कांग्रेस पार्टी की अच्छाइयों को पहुंचाएं, तो शायद कुछ बन सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उन लोगों को खास तौर पर अच्छा लगा होगा जो निराश थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।